हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम हिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, साउथ इंडियन किंगडम्स हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्ली मिडिवल इंडिया से, जिसमें इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो पूरा मिडिवल हिस्ट्री आएगा। लेकिन मिडिवल हिस्ट्री के पहले क्या क्या हुआ था इंडिया में जिसकी वजह से ये दिल्ली सल्तनत मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि हर्षा का टाइम जो था एंशिएंट हिस्ट्री में वो नॉर्थ इंडिया में उनका लास्ट हिंदू एम्पायर था। फिर साउथ इंडिया में हमने देखा था पल्लवाज आए थे, चोलाज आए थे, चालुक्याज आए थे, राष्ट्रकूटाज आए थे। ठीक है, अब उसी टाइम पर क्या हो रहा था, फॉरेन इन्वेजन्स भी हो रहे थे, क्योंकि हमारा इंडिया जो था वहाँ पे कोई बड़ा एम्पायर नहीं बचा था। पूरा इंडिया छोटे 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 किंगडम्स में डिवाइड हो चुका था। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे कोई भी ऐसा एम्पायर नहीं था जो फॉरेन इन्वेजन से हमारी इंडिया को बचा सके। इस वजह से फॉरेन इन्वेजन होने लगा। लेकिन अब जो फॉरेन इन्वेजन होंगे वो सारे मुस्लिम इन्वेजन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था 632 AD में किसका जन्म हो चुका था, प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम को प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर दिया था मक्का मदीना से। वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब फॉरेन इन्वेजन होंगे, उसमें हम देखेंगे महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, इन्होंने क्या किया था इंडिया में आके, क्यों इतना लूट मचाई थी, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। ओके, हमने साउथ इंडियन किंगडम में पढ़ा था कि पल्लवास का रूल यहाँ तक होता है। पल्लवास का जो रूल चलता है वो 250 से लेके 9th सेंचुरी AD तक चलता है, मतलब 850 कुछ ऐसे चलता है उनका। ठीक है, फिर पल्लवास को रिप्लेस करके इस प्लेस पे कौन आते हैं, चोला आते हैं। ठीक है, चोला का रूल जो चलता है वो चलता है 875 से लेके 1279 AD, मतलब 13th सेंचुरी AD तक चोलास का रूल रहता है। अब ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे पहले कौन रूल कर रहे होते हैं, चालुक्याज रूल कर रहे होते हैं, जिनका टाइम पीरियड जो होता है रूल करने का वो है 543 से लेके 755 AD। अब इन्हीं को रिप्लेस करके कौन आते हैं, राष्ट्रकूटाज आते हैं, और उनका जो टाइम था वो हमने देखा था 755 से लेके 975 AD। मतलब ये सब लोग कंटेम्प्रेरी हैं एक दूसरे के। अब जब ये सारे रूल साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे, हर्षा का टाइम तो 606 से लेके 647 AD तक था, वो फिनिश हो गया था। उसके बाद वो पूरा जो नॉर्थ इंडिया था अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट किंगडम इमर्ज होके आएगी, वो है राजपूत किंगडम नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, उसी में से गुर्जर प्रतिहाराज होंगे, और साथ में बंगाल में पालास का ग्रो हो जाएगा। तो ये सारी अलग अलग किंगडम्स ग्रो होंगी। अब जब इंडिया में इतनी सारी किंगडम अलग अलग ग्रो हो रही हैं, तो इधर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है हमारा ये वाला, यहाँ से फॉरेन इन्वेजन होने लगेंगे। पहला जो मुस्लिम इन्वेजन होता है वो होता है मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, देखो फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ से अब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से पहला इन्वेजन जो होगा वो मोहम्मद बिन कासिम का होगा 712 AD में। ओके, उसके बाद दूसरा इन्वेजन जो होगा वो होगा महमूद गजनवी का। वो इन्वेजन करना स्टार्ट करेगा। उनके इन्वेजन स्टार्ट होंगे 10th सेंचुरी 947 से कुछ ऐसे 1027 AD तक। उनके बाद जो आएगा वो आएगा मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो बैटल लड़ेगा, बैटल ऑफ तराइन, वो होगा 1192 AD में। तो ये देखो, ये सब कंटेम्प्रेरी थे चोला पाला राष्ट्रकूटास के। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, देखिए हमारे चैप्टर में क्या है। देखो, हमको क्या पढ़ना है, पहले तो राजपूत किंगडम्स के बारे में पढ़ना है। क्या क्या रिजल्ट और कॉजेज़ क्या क्या थे अरब कॉन्क्वेस्ट के। सिंध को क्यों कॉन्क्वेस्ट किया था अरब्स ने, अरेबियंस ने। ठीक है, उसके बाद महमूद ऑफ गजनी कौन था और उसके इन्वेजन्स क्या थे। महमूद ऑफ गौरी कौन था, उसके इन्वेजन क्या थे, और कॉजेज़ क्या थे हिंदू स्टेट्स के फेलियर के, क्यों फेल हो गए थे। इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो क्या हुआ था, हर्षा की डेथ के बाद क्या हुआ था, कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी नॉर्थ इंडिया में 5 सेंचुरीज तक, मतलब 500 ईयर्स तक कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। इसलिए तो 647 में उनका एम्पायर ख़त्म हुआ, और उसके बाद 500 ईयर्स मतलब 1100 AD तक पहुंच जाएगी बात, और 1192 में मोहम्मद गौरी आ जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक कोई मतलब कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पावर नहीं था। कंट्री जो थी वो नंबर ऑफ स्टेट्स में डिवाइड हो गई थी और एक दूसरे से फाइट करते रहते थे, किसका कितना एम्पायर बनेगा, किसका कितना, ऐसे करके। जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स थी नॉर्थ इंडिया में वो थी कश्मीर, गांधारा, सिंध, गुजरात, कन्नौज, अजमेर, मालवा, बंगाल और आसाम। ये नॉर्थ इंडिया पूरा जो था वो इतने अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। अर्ली 8th सेंचुरी में क्या हुआ था, कश्मीर जो था वो डोमिनेटिंग नेचर का था। फिर उसके बाद जो पालास थे बंगाल के, उनकी सुप्रीमेसी आई, लेकिन कब तक रही, जब तक प्रतिहारास नहीं आए। ठीक है, तो मतलब कश्मीर था, फिर पालास जो थे बंगाल के वो राइज हुए, उसके बाद गुजरात के साइड में प्रतिहारास का राइज हुआ, तो अब वो मोस्ट पावरफुल बन गए। और 10th सेंचुरी में राष्ट्रकूटास हमने देखा था, राष्ट्रकूटास का टाइम है 755 से लेकर 975 एडी तक। तो ये लोग साउथ में रूल करते थे, लेकिन राष्ट्रकूटास ने क्या ट्राई किया कि ये अपनी पावर नॉर्थ इंडिया में भी एक्सटेंड करे, लेकिन ये फेल्ड हो गए थे गुर्जर प्रतिहारा और पालास के। तो ये जो पालास बंगाल के और गुर्जर प्रतिहारा गुजरात के और डेक्कन के राष्ट्रकूटा, इन तीनों के बीच में जो स्ट्रगल चलता था उसको हम बोलते हैं ट्राइपोर्टाइट स्ट्रगल, या कन्नौज ट्राइंगल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्योंकि कन्नौज के लिए लड़ते थे ये लोग, तो कन्नौज ट्राइंगल भी बोलते हैं, इसको याद रखना। ये दो चीज़ें इसके बारे में थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजपूत किंगडम। पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ राजपूत किंगडम्स कहाँ बनी थी। ये देखिए, ये जो राजपूत किंगडम्स थी ना, वो राजस्थान, आज का जो राजस्थान है ना, वहाँ से ग्रो करना स्टार्ट की थी। फिर अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स इन्होंने बनाए थे अलग अलग प्लेसेस पे। ठीक है, जैसे गुर्जर प्रतिहारा हुए, चौहान हुए, प्रतिहारास हुए। ये देखिए, मैं इसमें दिखाती हूँ, सेकेंड। ये देखिए सोलंकी डायनेस्टी, वो राजपूत किंगडम थी। परमार, चंडेलास, चौहान किंगडम, ये सारी जो है वो राजपूत स्टेट्स हुआ करती थी। ठीक है, और ये सिंध है, ये कुसदार है। अब एक ये भी याद रखिए, ये है गढ़वाल रीजन। ठीक है, और ये रहा हमारा पाला एम्पायर जो बंगाल में इमर्ज होकर आया था, ये है पाला एम्पायर। ठीक है, और उसी टाइम पे उसके कंटेम्प्रेरी चोला एम्पायर था और वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी थी। और यहाँ पे बनेगा हमारा गजनवीद एम्पायर, और कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, और कामरूपा ये भी अलग स्टेट था। तो ये सारी चीज़ें थी इंडिया में उस टाइम जो चल रही थी। और आप ये देखिए ट्राइपोर्टाइट स्ट्रगल, या इसको कन्नौज ट्राइंगल भी बोलते हैं, जिसमें गुर्जर प्रतिहारा इस साइड है, पालास बंगाल में है, राष्ट्रकूटास डेक्कन में है। लेकिन ये इन तीनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको कन्नौज ट्राइंगल बोलते थे। ओके, और अब अभी तो गजनवी आया नहीं, इसके बाद मैं बाद में बताऊँगी। पहले राजपूत किंगडम्स के बारे में हम देख लेते हैं। अब देखो, राजपूत का जो बिगिन हुआ था, मतलब कब हुआ था, 7th और 8th सेंचुरी में, जब हर्षा का टाइम ख़त्म हो गया था, उसके बाद राजपूत का ग्रो होना स्टार्ट हुआ था। कब तक ये लोग रहे थे, जब तक मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ था इंडिया में, 12th सेंचुरी एडी तक। फिर 12th सेंचुरी एडी में मुस्लिम का कॉन्क्वेस्ट हो गया था, दिल्ली सल्तनत बन गई थी। तब तक राजपूत का वर्चस्व रहेगा, इवन उसके बाद भी रहेगा। हम पढ़ते हैं मुगल से राजपूत लड़ते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम अलग अलग देखेंगे। फिर राजपूत स्टेट कंटिन्यू रहती हैं बहुत लंबे टाइम तक। और जो मुस्लिम एग्रेशन सबसे ज़्यादा किसी ने फेस किया है, जो मेन डिफेंडर हुआ करते थे मुस्लिम इन्वेजन के, वो और हिंदू रिलीजन के, वो थे राजपूत। ठीक है, राजपूतों ने ही सारे जो मुस्लिम इन्वेजन्स हुए थे उनके अगेंस्ट फाइट किया था अपने हिंदू कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो राजपूत ही वो थे। अब इनके ओरिजिन की क्या थ्योरी है, तो जो ओरिजिन है राजपूत का वो डिस्प्यूटेबल है, मतलब पता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, शाकास, कुशानास, कनिष्का, उन सब के डिसेंडेंट्स हैं, और या फिर इंडियन क्षत्रिय हैं। ये ऐसे फॉरेन इन्वेडर्स हैं जो इंडियनाइज्ड हो गए थे और इंडियन सोसाइटी में ही पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गए थे। जो कुछ लीजेंड्स हैं राजपूत के, मैनी लीजेंड्स ऑफ राजपूत, इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे और इंडिया में ही रहते थे और इंडियनाइज्ड हो गए थे और इंडियन सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो गए थे। लेकिन कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो थे वो होमोजीनियस, ये लोग कॉन्स्टेंटली ग्रो हुए थे। कैसे, इंटर मैरिज जो हुई थी, तो इंटर मैरिज होने के वजह से क्या हुआ, इन्होंने सब लोगों ने कॉमन कस्टम्स अडॉप्ट कर लिए थे। इस वजह से एक नई क्लान के रूप में ये मर्ज होकर आए थे, राजपूत क्लान। ठीक है, ये क्या करते थे, दे मेड वॉर एज द चीफ ऑक्यूपेशन। इनका जो मेन काम था वो वॉर लड़ने का था। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर भी प्रॉस्पेरस था। अरब ट्रैवलर्स बोलते हैं
कि जो प्रॉस्पेरिटी एंड देखो, अरब ट्रैवलर्स रिफर टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ लैंड एंड द ग्रेट ट्रेड ऑफ द सिटीज, दे बिल्ट स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स। अरब ट्रैवलर्स बोलते हैं कि उनके टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत अच्छी ट्रेड किया करते थे, बहुत अच्छी सिटीज़ उन्होंने डेवलप की थी, और साथ में वो जो जहाँ रहते थे ना, वहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्ट डेवलप करते थे। आपने जैसे देखा होगा पद्मावत मूवी में, पद्मावत मूवी में वो एक राजपूत किंगडम थे, ठीक है, राजपूत किंगडम थी, तो इसलिए उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग फोर्ट बिल्डअप किया हुआ था कि कोई भी और शत्रु उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी टाइम वेट किया लेकिन उसकी दीवारें नहीं तोड़ पाया था। सेम आपने मणिकर्णिका मूवी में भी देखा होगा कि जो झांसी का किला था वो भी एक फोर्ट था, वो मराठा रूलर्स थे, लेकिन हाँ राजपूत ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था कि वो जो पूरा का पूरा फोर्ट है उसको सिक्योर करने के लिए कोई उसके ऊपर अटैक ना कर सके, इतनी मजबूत दीवारें बनाई थी कि ब्रिटिशर्स की आर्मी भी कुछ नहीं कर पा रही थी, इतना गन पाउडर होने के बाद भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग फोर्ट बिल्ड करना स्टार्ट किया था। किसने किया था? वो राजपूत ही थे। अब राजपूत किंगडम में सबसे पहले जो राजपूत रूलर्स आए थे वो थे गुर्जर प्रतिहारा, जो गुजरात में आए थे। ये अर्लीस्ट राजपूत रूलर थे, सबसे पहले आए थे। इनके जो फर्स्ट ग्रेट लीडर थे वो थे हरिश्चंद्र। इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट किया था राजपूताना में, और इनकी कैपिटल हुआ करती थी भीनमार। तो गुर्जर प्रतिहारा कौन थे? ये अर्लीस्ट राजपूत रूलर थे। इनके जो फेमस किंग थे पहले वो हरिश्चंद्र थे, और इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? भीनमाल हुई थी। गुर्जर्स की बहुत अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस थी, उनमें से एक जो ब्रांच थी वो गुजरात में रूल करती थी, और एक जो थी वो अवंती में रूल किया करती थी, ठीक है। गुजरात वाली गुर्जर प्रतिहारा के नाम से जानी जाती है। प्रतिहारास जो थे उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा था 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट विद द पालास ऑफ बंगाल एंड द राष्ट्रकूटास ऑफ डेक्कन, जो मैंने अभी बताया था कन्नौज ट्राइंगल, उसमें ये इन्वॉल्व थे, उस कॉन्क्वेस्ट में इन्वॉल्व थे। इधर से पालास, इधर से गुर्जर प्रतिहारास और नीचे से राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो ये ट्राइपोर्टाइट स्ट्रगल चलता रहता था। ये गुर्जर प्रतिहारास के बारे में। दूसरी जो है वो है चौहान्स। ये मोस्ट वेलियंट ऑफ राजपूत रेस, मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर, बहुत ज़्यादा लड़ने वाले, ठीक है। जैसे आपने देखा है ना मूवीज़ में, काफ़ी राजपूत वाली जो मूवीज़ आती हैं, जैसे पद्मावत हुई, ठीक है, और भी हैं जैसे बाजीराव मस्तानी में तो मराठास थे। ऐसे राजपूत वाली जो मूवीज़ थी उनमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे बताया है कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, वो सारी चीज़ें, हम मर जाएंगे, सर कट जाएगा लेकिन हम झुकेंगे नहीं, वैसा। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना वो चौहान्स में बहुत ज़्यादा थी। ये सबसे ज़्यादा वेलियंट राजपूत रेस में आते हैं। ये कहाँ से रूल करते थे? ये अजमेर से रूल करते थे। इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे वो है बियागराज, इंपॉर्टेंट किंग थे, इन्होंने दिल्ली को भी ऑक्यूपाई कर रखा था। तो जो चौहान थे, मेन जो चौहान्स थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा मुस्लिम इन्वेजन को फेस किया था मोहम्मद गौरी के टाइम पे। इसलिए हम देखेंगे जब लास्ट इसके आगे ही देखेंगे बैटल ऑफ टराइन होगी, उसमें क्या होगा? चौहान्स और मोहम्मद गौरी का वॉर हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम इन्वेजन फेस किया था वो चौहान्स ने किया था। तीसरे जो राजपूत रूलर है वो है परमार्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स हुआ करते थे। इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है वो थे भोज, राजा भोज नाम से। इनके भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, कल्चरल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नोटेबल है। तो हमने 3 राजपूत क्लान के बारे में पढ़ा। पहला जो था वो है गुर्जर प्रतिहारा, जो गुजरात से रूल किया करते थे, ठीक है। उनके जो कैपिटल हुआ करती थी वो भीनमाल हुआ करती थी, और उनके जो फेमस रूलर हुआ करते थे वो हरिश्चंद्र हुआ करते थे। दूसरा हमने पढ़ा चौहान्स के बारे में। चौहान्स जो थे वो सबसे और गुर्जर प्रतिहारा की एक और चीज़ की, वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में इंगेज थे। उसके बाद चौहान्स के बारे में पढ़ा कि इनके जो ये अजमेर से रूल किया करते थे, बियागराज इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे, और दिल्ली को भी इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा था, ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ जो वॉर लड़ा था वो कौन थे? चौहान ही थे। फिर नेक्स्ट पढ़ा था हमने परमार्स के बारे में। परमार्स का जो इंपॉर्टेंट किंग थे वो राजा भोज थे। इनके भी टाइम पे काफ़ी कल्चरल और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुए थे, ठीक है। अब क्या हुआ था? कांस्टेंट फाइटिंग बीकन्ड द राजपूत। ये लोग कांस्टेंट फाइट करते रहते थे। इवन मतलब बाहर की दूसरे जो रूलर्स थे और आसपास के जो नेबरिंग रूलर्स थे, उन लोगों से कांस्टेंट फाइटिंग में ही इन्वॉल्व थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया वॉर जो था इनका चीफ ऑक्यूपेशन था। इसके वजह से धीरे धीरे करके राजपूत क्या हो गए थे? वीक होते चले गए थे। और एक और चीज़ उनमें जो थी वो थी उनकी यूनिटी ही नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि परमार गुर्जर की हेल्प कर रहे हो, गुर्जर जो है वो चौहान्स की हेल्प कर, ये लोग कभी यूनाइट नहीं होते थे आपस में। जैसे फैमिली में नहीं होता है,
कि आपस में झगड़ा हो जाता है भाई भाई का तो दूसरा फ़ायदा उठाता है, वैसे ही इनके साथ हुआ था। ये लोग कभी भी यूनाइट नहीं होते थे कॉमन एनिमी के लिए। जैसे मुस्लिम का इन्वेजन हो रहा था तो ऐसा नहीं कि सारे राजपूत किंगडम एक साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक कर देते ना, तो कोई मुस्लिम इन्वेजन ही नहीं होता है इंडिया के ऊपर। तो ये एक प्रॉब्लम था कि ये कभी भी यूनाइट नहीं होते थे, यूनिटी का प्रॉब्लम था। लैक ऑफ पॉलिटिकल फोरसाइट, मतलब पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, सिर्फ वॉर लड़ने में ये ज़्यादा विश्वास करते थे। कांस्टेंट राइवलरीज इनकी होती थी, इनका कंबाइंड अपोजिशन नहीं था। ये लोग देखो पॉलिटिकल फोरसाइट इनका अच्छा नहीं था। कांस्टेंट राइवलरीज प्रिवेंटेड एनी कंबाइंड अपोजिशन टू द मुस्लिम इन्वेडर। कांस्टेंट राइवलरीज इन आपस में ही झगड़ते रहते थे, इस वजह से जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उनका ये लोग कंबाइंड अपोजिशन ही नहीं कर पाए थे। तो ये सारे रीजन थे राजपूत के डिक्लाइन होने के और इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन का होने का, ये मेन रीजन था, क्योंकि राजपूत जो थे उनमें यूनिटी नहीं थी। अब देखिए अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध 712 AD, 712 AD में पहला अरब कॉन्क्वेस्ट हुआ था इंडिया के अंदर, जिसमें उन्होंने सिंध को एक्वायर कर लिया था। लेकिन अब ये कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में देखेंगे। तो देखो भैया, रिलीजन इस्लाम आ गया हमारे इंडिया में, आने वाला है, मतलब वर्ल्ड में आ गया है। रिलीजन इस्लाम जो है वो बॉर्न होता है मक्का में इन अरेबिया, सऊदी अरेबिया में एक जगह है, एक मक्का है, एक मदीना है। ठीक है, आज भी लोग वहाँ पे हज पे जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ से इस्लाम का राइज हुआ था। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो थे प्रॉफिट मोहम्मद, और उनकी जो टीचिंग्स थी, उन्होंने जो मक्का के वेल्दी पीपल थे, ये जो मक्का प्लेस थी ना, वहाँ के वेल्दी पीपल्स को क्या कर दिया था, नाराज़ कर दिया था। इस वजह से ये मक्का के लोगों के एनिमीज़ बन गए थे, और फिर ये क्या हो गए थे, माइग्रेट करके मदीना चले गए थे इन 622 AD में। ठीक है, which was the starting point of Muslim calendar and the Muslim era called the हिजरा। ठीक है, अब इसी टाइम पे क्या हुआ था, इसी टाइम मुस्लिम कैलेंडर स्टार्ट हुआ, या मुस्लिम इरा का स्टार्ट माना जाता है, जिसको वो हिजरा भी बोलते हैं। उसके 8 साल बाद वो मक्का वापस लौटे थे 632 AD में। नहीं, सॉरी, देखो क्या हुआ था, इस्लाम का राइज हुआ था 612 AD में कुछ हुआ था। देखो मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद का राइज हुआ था। उसके बाद उनकी मक्का के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे उनसे, तो 622 AD में वो कहाँ चले गए थे, मदीना चले गए थे, फिर वहाँ से वापस आए थे, और 632 AD में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये इनकी पूरी स्टोरी थी। जो फॉलोअर्स थे मोहम्मद के, उन्होंने एक एम्पायर सेटअप किया था। अभी तक तो ये रिलीजन की तरह फॉलोअर्स इनके चल रहे थे। अब क्या हुआ, अब एम्पायर स्टार्ट हो गया, एम्पायर बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया था इस्लामिस्ट लोगों ने। और क्या करते थे, ये एम्पायर बिल्डअप करके बहुत सारी जो कंट्रीज होती थी उनको क्या करते थे, अपने अंदर कॉन्क्वेस्ट कर करके अपने अंडर लेते जाते थे, और उनको इस्लाम फॉलो करवाते थे। मतलब आपको इस्लाम, जो इनके जो कंट्री ये जीत लेते थे उसको, कंट्री को इस्लामिक कंट्री बना लेते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया वाली जो पूरी साइड है वो उधर सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया और सबको इस्लामिज़म में कन्वर्ट कर दिया, या मुस्लिमिज़म में कन्वर्ट कर दिया। तो यही करते थे ये। ठीक है, तो इन्होंने एक एम्पायर सेटअप किया जिसको ये कैलिफेट बोलते थे। 2 कैलिफ्स हुआ करते थे, एक उमायद और एक अवासिड कैलिफ्स। ठीक है, 2 हुआ करते थे। इन्होंने अपना रूल एक्सपांड किया बाय कॉन्क्वेस्ट, और अपना रिलीजन इस्लाम को स्प्रेड किया। 712 AD में क्या था, मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो पहले थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब सिंध के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे सिंध आता है। ठीक है, और ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो किसके कमांडर थे, तो उमायद के कमांडर हुआ करते थे। तो उमायद किंगडम के कमांडर थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया को इन्वेड करना स्टार्ट किया। कासिम ने किसको डिफीट किया, दाहिर जो सिंध के रूलर थे, और उसको मार दिया। और एक ये बहुत अच्छी वेल कंटेस्टेड बैटल थी, और उनकी जो कैपिटल थी, किसकी, सिंध की जो कैपिटल थी अरूर, उसको कैप्चर कर लिया। अच्छा, पहले आप एक बार देख लीजिए, मैप में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, तो गजनी का एम्पायर है। एक सेकेंड, इसमें देखिए, आपको दिखाती हूँ,
देखिए ये जो दो प्लेस हैं ये हैं मक्का एंड मदीना, ठीक है। मक्का मदीना, यहाँ से इस्लाम का राइज हुआ था। फिर ये लोग इधर 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 यहाँ तक ये लोग पहुँच गए थे इस्लाम का इन्वेजन करते हुए। फिर इंडिया में भी ये लोग यहाँ से ऐसे पूरा इतना एम्पायर बिल्डअप करते हैं। अब कौन सा अवासिड कैलिफेट है और कौन सा उमायद कैलिफेट है वो भी बताती हूँ। ये जो पूरा है ये अवासिड कैलिफेट है और जो स्पेन के अंडर में है वो उमायद कैलिफेट है। आपको एक कहीं और ये देखिए, ये जो है ये जो रेड कलर में है ये उमायद एम्पायर है और बाकी का जो पूरा है एवासिड कैलिफेट है, ठीक है। ग्रीन कलर का जो है एवासिड कैलिफेट है। फिर ये ट्यूनीशिया वगैरह अलग अलग थोड़े थोड़े स्टेट्स हैं। और तो ये है उमायद और ये है एवासिड, ठीक है। ये याद रखना, ये दो कैलिफेट्स स्टार्ट किए थे उन्होंने। चलिए ठीक है, और मैं आपको एक सेकेंड इधर और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सऊदी अरेबिया वाला रीजन है। यहाँ पे ये अरेबिया है, इसके इधर पर्शियन गल्फ आता है, इधर गल्फ ऑफ ओमान आता है। ये कैस्पियन सी है, इसको याद रखना। ये कैस्पियन सी है और ये इंडिया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांसऑक्सियाना से लेके ये इधर वाले एरिया तक। तो ये पूरा इतना एम्पायर बिल्डअप करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। अब सिंध कहाँ है? ये रहा सिंध, जहाँ पे सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए सिंध दाहिर को मार दिया था जो सिंध के रूलर थे और अरोर को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद कासिम ने फर्दर कॉन्क्वेस्ट किए, मुल्तान पहुंच गए, सिंध के पास में ही मुल्तान आता है। फिर कासिम ने क्या किया, एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डअप किया, कहाँ पे? सिंध में। और जो लोग सिंध के जो लोग थे उनको ये क्या बोला करते थे? जिमीज़ बोला करते थे। जिमीज़ मतलब प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट, मतलब आप अब हमारी प्रोटेक्शन में हो, ठीक है। पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था लोगों की लाइफ में, प्रॉपर्टी में। फिर उसके बाद जो कासिम था उसको जल्दी ही कैलिफ्स ने बुला लिया था, मतलब उमायद ने उनको वापस से रिकॉल कर लिया था, तो वो वापस चले गए थे। तो सिंध के आगे उनका कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं था, ठीक है। फिर भी सिंध लेकिन अभी भी किसके अंडर में रहा? अरब्स के अंडर में रहा। बट द मुस्लिम कुड नॉट, पर मुस्लिम ने अपनी अथॉरिटी को और इंडिया में एक्सपांड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस टाइम जो पावरफुल प्रतिहारक किंगडम हुआ करती थी गुजरात में, मतलब वेस्टर्न इंडिया में, तो सिंध जस्ट गुजरात के पास में आता है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए थे। फिर क्या हुआ? कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध डिड नॉट लीड टू द फर्दर कॉन्क्वेस्ट इमीडिएटली। सिंध का कॉन्क्वेस्ट हो गया था 720 एडी में, लेकिन उसके वजह से एकदम उसके बाद इन्वेजन स्टार्ट नहीं हुए थे। अब लेकिन इसका बहुत अच्छा एक ये इम्पैक्ट हुआ था कि जो इंडियन कल्चर का डिफ्यूजन होने लग गया था इंडिया से अरब वाली साइड में। तो बहुत सारे अरब ट्रैवलर्स सिंध विजिट किया करते थे। इंडियन मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और ये सारी चीज़ों को के बारे में पूरे अरेबिया तक पता चल गया था लोगों को। फिर इंडियन न्यूमरल्स इन द अरेबिक फॉर्म बेंट टू यूरोप, फिर अरब से फिर यूरोप भी चीज़ें जाने लग गई थी, ठीक है। फिर सिंध वॉज अ पार्ट ऑफ अरब एम्पायर। जो सिंध था वो किसका पार्ट हुआ करता था? अरब एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। और इसी के वजह से इंडियन नॉलेज का जो इन्फ्लो होने लग गया था वो अरब की साइड होने लग गया था, ठीक है। तो ये पहला इन्वेजन था मोहम्मद बिन कासिम का, जो कहाँ से हुआ था? अरब से हुआ था। अब हम पढ़ेंगे महमूद ऑफ गजनी एंड हिज इन्वेजन। कौन थे ये महमूद ऑफ गजनी? देखिए 9th सेंचुरी आईडी की ख़त्म होने के बाद जो अब्बासिड कैलिफेट था, जो दो कैलिफेट बने थे, एक उमायद और एक अब्बासिड, उसमें से जो अब्बासिड कैलिफेट था वो डिक्लाइन होने लग गया। अब डिक्लाइन होने लग गया तो क्या था, वहाँ के जो टर्किश गवर्नर थे वो अपनी अपनी किंगडम्स इस्टेब्लिश करने लग गए थे, अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम बनने लग गई थी। क्योंकि अभी तक तो क्या था, दो बने थे, एक उमायद कैलिफेट, एक अब्बासिड कैलिफेट, तो इन्हीं के अंडर में सब चल रहा था। जब ये एम्पायर ख़त्म हो जाएगा, डिक्लाइन होने लग जाएगा, तो इंडिया जैसे ही पूरा का पूरा अरब जो है वो स्मॉल स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड आ जाएगा, जिसके अंदर कौन होते हैं? टर्किश गवर्नर। सारे जो टर्की के लोग थे ना, टर्की के लोगों का एक चीज़ है कि जो टर्किश लोग थे वो पहले इस्लामिक नहीं थे, वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, वो टर्की थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मुस्लिम का ग्रो होना स्टार्ट हुआ, ये लोग टर्की जो लोग थे वो बाद में इस्लाम को फॉलो करने लग गए थे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया था, अब जब टर्किश गवर्नर इंडिपेंडेंट होने लग गए थे, इंडिपेंडेंट किंगडम इनकी बनने लग गई थी, तो जब कैलिफ थे ना, वो एक रिचुअल अथॉरिटी बन के रह गया था। वन अमंग दैम वॉज अल्पुतजीन। एक टर्किश गवर्नर था जिनका नाम था अल्पुतजीन। उनकी कैपिटल जो थी वो थी, कैपिटल वॉज, एक सेकेंड,
कैपिटल जो थी वो थी क्या थी, गजनी। यहीं से ये महमूद आए थे, इसलिए उनका नाम महमूद ऑफ गजनी है। अब उसके अल्पुतजीन के जो सक्सेसर थे वो उनके सन इन लॉ सबुक्तजीन। अब सबुक्तजीन जो थे ना, उनका मन था कि वो इंडिया को इन्वेड करें, ठीक है। वो चाहते थे कि इंडिया को हम कॉन्कर कर लें नॉर्थ वेस्ट साइड से, और वो सक्सीड भी हुए। उन्होंने कहाँ तक कॉन्कर कर लिया था, पेशावर तक उन्होंने कॉन्कर कर दिया था। जो वहाँ के जो रूलर थे जयपाल, उनको हरा दिया था। बट उनकी जो रेड थी वो ज़्यादा लास्टिंग इफ़ेक्ट्स नहीं थे उनके, क्योंकि ज़्यादा वो कर नहीं पाए थे। फिर उनके बेटे आए, उनके बेटे का नाम था महमूद। अब ये रेड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, जो टर्की गवर्नर थे अल्पुतजीन, ठीक है, उन्हीं के सन इन लॉ हुआ करते थे सुबुक्तजीन, और उनके बेटे हुआ करते थे महमूद, ठीक है। ये सब गजनी से आए थे, इनकी कैपिटल गजनी हुआ करती थी, ठीक है। गजनी कहाँ पे आता है, अफगानिस्तान में आता है। अफगानिस्तान में अभी भी एक सिटी का नाम गजनी है, ठीक है। मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगी। महमूद ऑफ गजनी जो थे वो 997 से 1030 AD तक इनका रूल था। महमूद ने 17 रेड्स की थी इंडिया में एट द टाइम। नॉर्थ इंडिया जो था बहुत सारे नंबर ऑफ हिंदू स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर था वो पूरा वल्नरेबल था। उस टाइम सिर्फ एक जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की जो फ्रंटियर था वहाँ पे एक किंगडम थी जिसका नाम था हिंदू शाही किंगडम, जो नॉर्थ इंडिया को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब ये हिंदू शाही किंगडम कहाँ से कहाँ तक थी, पंजाब से लेकर काबुल तक फैली हुई थी। अदर किंगडम्स जो थी नॉर्थ इंडिया की वो तो कन्नौज, गुजरात, कश्मीर, नेपाल, मालवा, बुंदेलखंड ये थी। तो इनिशियल जो रेड्स थी वो किसके अगेंस्ट हुई थी, हिंदू शाही किंगडम के ऊपर हुई थी, जहाँ के रूलर कौन हुआ करते थे, जयपाल हुआ करते थे, जिनको महमूद ऑफ गजनी ने कब डिफीट कर दिया था, 1001 में डिफीट कर दिया था। इस डिफीट के बाद जयपाल को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग फील हुआ था, तो उन्होंने अपने आप को इमोलेट कर लिया था। इमोलेट करना मतलब आग में कूद गए थे वो, ठीक है। डिफीट की वजह से डिसग्रेस फील हुआ था। फिर उनके जो सक्सेसर थे आनंद पाल, उन्होंने महमूद से फाइट किया, वो भी डिफीट हो गए थे एट द बैटल ऑफ वय हिंद, ठीक है। तो हिंदू शाही जो कैपिटल थी नियर पेशावर इन 1008 वो किसने कैप्चर कर ली थी, महमूद ऑफ गजनी ने कैप्चर कर ली थी। फिर जो बैटल थी उसमें आनंद पाल वॉज सपोर्टेड बाय द रूलर्स ऑफ कन्नौज एंड राजस्थान। तो इसमें क्या हुआ था, इस जो बैटल ऑफ वय हिंद में सिर्फ आनंद पाल ने अकेले फाइट नहीं किया था, आनंद पाल के साथ थे कन्नौज रूलर और राजस्थान रूलर भी थे, ठीक है। फिर इसके वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ हिज विक्ट्री एट वय हिंद, महमूद एक्सटेंडेड हिज रूल ओवर मोस्ट ऑफ द पंजाब, क्योंकि वय हिंद की बैटल में किसका कौन जीत गया था, महमूद जीत गए थे। इस वजह से उन्होंने अपना जो पूरा एम्पायर था वो कहाँ तक बिल्डअप कर लिया था, पूरा जो पंजाब था वो महमूद मतलब गजनवी एम्पायर के अंडर में आ गया था। फिर बहुत सारी सब्सिक्वेंट रेड की महमूद ने इंडिया में, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो रिच टेम्पल और सिटीज़ हुआ करते थे नॉर्थन इंडिया के, वहाँ उनको प्लंडर किया। क्योंकि देखो हमारी इंडिया में क्या था, जो टेम्पल होते थे ना वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट प्लेस थी जहाँ पे वो अटैक कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई आर्मी नहीं होती थी सेफ गार्ड करने के लिए। और जो मंदिर वगैरह में काफ़ी गोल्ड लगा होता था, उस टेम्पल में गोल्ड होता था, मूर्ति में गोल्ड होता था, गहने वगैरह सब गोल्ड के बनते थे। तो इस वजह से जो टेम्पल थी वो सबसे सॉफ्ट पावर थी अटैक करने के लिए। इसलिए इन्होंने क्या किया, जितने भी रिच टेम्पल थे नॉर्थ इंडिया के उनको प्लंडर करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहाँ पे रेड किया, पहले तो नागारकोट इन पंजाब हिल्स एंड थानेश्वर नियर दिल्ली। सबसे पहले यहाँ पे 2 जगह पे अटैक किया, एक तो नगारकोट और एक थानेश्वर नियर दिल्ली। उसके बाद 1018 AD में इन्होंने क्या किया, महमूद ने जो होली सिटी थी मथुरा उसके ऊपर अटैक किया और कन्नौज के ऊपर भी अटैक किया। तो कि कहाँ कहाँ पर किया याद रखना, तो नागरकोट पंजाब में किया, थानेश्वर दिल्ली में किया, उसके बाद मथुरा सिटी में किया और उसके बाद कन्नौज पे किया। जो रूलर थे कन्नौज के राज्यपाला, उन्होंने वो कन्नौज छोड़कर भाग गए थे और उसके बाद वो उनकी डेथ भी हो गई थी। फिर महमूद वापस रिटर्न आ गए थे कहाँ पे, गजनी, वाई द कालिंजर विद दी फैबुलस रिचेस, मतलब बहुत सारा वो लूट के लाए थे। सोचो नागारकोट उन्होंने लूट लिया, थानेश्वर लूट लिया, फिर मथुरा लूट लिया, कन्नौज लूट लिया। तो इतनी सारी जगह प्लेसेस को प्लंडर करने के बाद उनके पास बहुत सारा रिच बूटी वो लेके इंडिया से चले गए थे। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेड जो उनकी लाइफ की थी जो सब जानते हैं, वो थी गुजरात के अगेंस्ट 1024 AD में, जब महमूद ने मुल्तान से मार्च किया था राजपुताना होके, मतलब ऐसे देखो ऐसे बना हुआ है,
यहाँ पे सिंध है, सिंध मुल्तान से होते हुए राजपूताना मतलब राजस्थान से होते हुए यहाँ गुजरात में इन्होंने प्लंडर किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जो सोलंकी किंग का रूल था, सोलंकी किंग भीमदेव वन को इन्होंने डिफीट कर दिया था और अनहिलवाड़ और जो फेमस सोमनाथ टेम्पल था उसको लूट लिया था। फिर ये सिंध डेजर्ट होते हुए वापस से गजनी लौट आए थे। फिर बाद में महमूद की डेथ हो गई थी 1030 AD में। ठीक है, तो क्या क्या इन्होंने लूटा था, नागरकोट इन्होंने लूटा, थानेश्वर लूटा, ठीक है, उसके बाद मथुरा, कन्नौज, फिर गुजरात में ये आए, गुजरात में अनहिलवाड़ और सोमनाथ, ये सारी प्लेसेस को इन्होंने कैप्चर मतलब प्लंडर किया था। ठीक है, महमूद जो सिर्फ एक रेडर नहीं थे, मतलब रेड करने नहीं आते थे, प्लंडर नहीं करने आते थे, इनका बहुत बड़ा एक एम्पायर इन्होंने बिल्डअप किया था फ्रॉम द पंजाब इन द ईस्ट टू द कैस्पियन सी। यहाँ पंजाब से लेके कैस्पियन सी तक और साउथ में समरकंद से लेके सिंध तक। ठीक है, ये पूरा का पूरा एम्पायर किसका था, गजनवी का था। मैं आपको बताती हूँ एक बार मैप में, देखो, फ्रॉम समरकंद इन द नॉर्थ टू द गुजरात इन द साउथ। ओके, देखिए ये देखो एम्पायर इनका, ये समरकंद से लेके ये पूरा गुजरात यहाँ तक इन्होंने प्लंडर किया था। पंजाब से लेके ये पूरा कैस्पियन सी तक इनका एम्पायर था। इतना बड़ा एम्पायर महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे हुआ करता था। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अच्छा, मैं आपको डायरेक्शन भी बता देती हूँ कहाँ से किधर गए थे। ये देखिए, ये पंजाब आए थे, फिर ये इधर से मुल्तान होते हुए ये राजपूताना होते हुए गुजरात आए थे, फिर ये सिंध के डेजर्ट से यहाँ चले गए थे। तो सिंध यहाँ आता है, गुजरात का ही पार्ट हुआ करता था। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब कौन आएगा। अब आएंगे मोहम्मद गौरी। अब ये कौन थे गौरी, इन्होंने ये जो थे वेसल्स ऑफ गजनी, मतलब गजनी के अंदर में ही काम किया करते थे। फिर जब महमूद गजनी की डेथ हो गई उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था और गजनवीद टेकिंग गजनवीद एम्पायर क्या होने लग गया था, महमूद की डेथ के बाद डिक्लाइन होने लग गया था। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के मुइज़ुद्दीन मोहम्मद ने क्या किया, जिसको मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने गजनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, अब अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग और सिक्योर किया गजनी में। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपना अटेंशन इंडिया के ऊपर लगाया। ठीक है, अनलाइक महमूद ऑफ गजनी ही वांटेड टू कॉन्कर इंडिया, एक्सटेंड हिज एम्पायर इन दिस डायरेक्शन। अब वो क्या चाहते थे कि इंडिया को कॉन्कर करना चाहते थे और साथ में वहाँ पे अपना एम्पायर एक्सटेंड करना चाहते थे। महमूद ऑफ गजनी ने अपना एम्पायर नहीं एक्सटेंड किया था, वहाँ पे सिर्फ वो उनका जो ज़्यादा मोटिव था वो प्लंडरिंग करने का था। लेकिन ये जो महमूद ऑफ मोहम्मद गौरी जो है वो कॉन्कर करना चाहते थे इंडिया को। ठीक है, ये डिफरेंस है बेसिक इनके बीच में। 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को कैप्चर किया, फिर पूरा का पूरा सिंध कैप्चर किया, बहुत सारे एक्सपीडिशन किए। 1186 में उन्होंने पंजाब के ऊपर अटैक किया और खुसरो मलिक को कैप्चर इट फ्रॉम द खुसरो मलिक। उस टाइम पे खुसरो मलिक करके रूलर थे जो पंजाब में रूल किया करते थे, उनको कैप्चर कर लिया और पूरा जो उनका डोमिनियन था उसको अपने अंडर में ले लिया। फिर पंजाब के एनेक्सेशन के बाद वो ईस्टवर्ड मूव करने लग गए, तो वो सतलज तक पहुंच गए और उसके बाद वो चौहान किंगडम तक पहुंच जाएंगे। तो इस वजह से चौहान और मोहम्मद गौरी की बैटल होती है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ मैप में, ये देखिए, इसमें चौहान्स नहीं है, ये आपको याद, ये देखिए, ये सोलंकी रूलर्स थे जिसको किसने हराया था, महमूद ऑफ गजनी ने हराया था, भीमदेव वन ने। ठीक है, ये परमार जज इसके पास और ऊपर है ये गुरीद एम्पायर। अभी गुरीद एम्पायर बनेगा, ये हम अभी गजनवी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और ये है प्लेस अफगानिस्तान में, गजनी नाम से एक प्लेस है। ठीक है, और ये है हमारा अजमेर, ये है तराइन नाम की प्लेस जहाँ पे बैटल ऑफ तराइन होगी। ये है मुल्तान जहाँ से ये लोग अंदर जाते हैं और ये है लाहौर। ठीक है, अब ये अंदर कैसे आते हैं, ये जो गजनी से ये खैबर पास जाता है, ये पूरा हिंदू कुश माउंटेन है, यहाँ से खैबर पास और ये बोलान पास, इन सारे पास से ये लोग इंडिया में एंटर करते थे। ठीक है, तो पहला जो पड़ता था वो पड़ता था मुल्तान इनके लिए, या फिर सिंध इधर आता है, ये अजमेर, दिल्ली, तराइन यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इधर पूरा कॉन्क्वेस्ट कर लेंगे। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना है। हाँ, ये रहे चौहान, देखो ये चौहान किंगडम्स यहाँ पर है। अब ये ऑनस्लॉट फेस करेंगे गौरी का। ठीक है, तो गौरी और इनके बीच में फाइटिंग होगी। चलिए, ठीक है,
अब नेक्स्ट होती है बैटल ऑफ तराइन, वो होती है 1191 से 1192 एडी में। अब ये बहुत ग्रेव जो उस टाइम के चौहान किंगडम के रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, ये याद रखना, पृथ्वीराज रासो इन्हीं के ऊपर लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो नॉर्थ इंडिया के हिंदू प्रिंस थे। इन्होंने समझ लिया था, मतलब समझ में आ गया था इनको कि मोहम्मद गौरी जो है और ये मुस्लिम इन्वेजन हो रहे हैं ये इंडिया को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सारी जो नॉर्थ इंडियन किंगडम्स थी ना उनको अपने साथ मिलाया। और इन्होंने क्या किया, पहली जो बैटल हुई थी बैटल ऑफ तराइन नियर दिल्ली 1191 एडी में, उसमें मोहम्मद गौरी को डिफीट कर दिया। मोहम्मद गौरी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग फील हुआ, इस वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और कितनी आर्मी गैदर की, 1,20,000 मैन की आर्मी गैदर्ड की, जिसको वो लार्ज फोर्स के साथ लाहौर से वो इंडिया में वापस एंटर हुए, पेशावर और मुल्तान के ऊपर अटैक किया। उसके बाद उन्होंने मैसेज भेजा पृथ्वीराज चौहान को कि आप हमारी सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज कर लो और मुस्लिम बन जाओ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने रिजेक्ट कर दिया उनके प्रपोजल को। फिर मोहम्मद गौरी ने उसको इन्वेड किया। अब उसके पास बहुत बड़ी फोर्स थी जिसमें 3 लाख हॉर्सेस थे, 3,000 एलिफेंट्स थे, बहुत सारे फुट सोल्जर्स हुआ करते थे, और जितने भी मैनी हिंदू राजा चीफ्टेंस थे उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया था। तो इसके वजह से जो सेकेंड बैटल ऑफ टराइन थी जो 1192 एडी में हुई थी, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को हरा दिया था। तो देखो 1191 में जो बैटल ऑफ टराइन फर्स्ट वाली हुई थी उसमें कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान जो जीत गए थे और गौरी जो थे वो हार गए थे। लेकिन जो सेकेंड बैटल ऑफ टराइन होती है 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। अब ये मोहम्मद गौरी जीत गए थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था और कन्नौज को अपने अंडर में ले लिया था। अब ये जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन थी वो डिसिसिव बैटल थी, जिसके वजह से बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया था। राजपूत का पॉलिटिकल प्रेस्टीज खत्म हो गई थी, उनकी जो चौहान किंगडम्स थी वो सारी अपने पैरों पर आ गई थी। फर्स्ट मुस्लिम किंगडम जो थी वो इंडिया में, अब नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश हो गई थी। कहाँ पर, अजमेर में। तो एक नया एरा जो था इंडिया में स्टार्ट हो गया था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई थी तो मोहम्मद गौरी तो वापस चले गए थे अपने गजनी, लेकिन अपना जो फेवरेट जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बाद में दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे, उसको इंडिया में छोड़ गए थे। अब उन्होंने फिर और फर्दर कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट किया इंडिया में। ऐबक ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए बहुत सारी प्लेसेस जैसे दिल्ली, मीरठ, ये सारी प्लेसेस को एक्वायर करना स्टार्ट करा। उसके बाद ऐबक ने क्या किया, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, बहुत दिल्ली मीरठ उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। फिर 1193 में वापस, मतलब कंटिन्यूस वॉर हुआ 1191, 92 एंड 93। 93 में अब उन्होंने क्या किया, कहाँ तक पहुँच गए थे वो, मोहम्मद गौरी के लिए वापस एक ग्राउंड बनाया इन्वेजन के लिए, जिसमें वो गढ़वाल रूलर्स को हराएंगे। गढ़वाल रूलर जयचंद्र को हराएंगे और मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र की फोर्स को हरा दिया। और जो कन्नौज was of Tarain and Chandawar contribute to the establishment of Turkish rule in India। तो जो बैटल ऑफ टराइन होगी और बैटल ऑफ चंदावर जो कि जयचंद्र के साथ हुई थी, जो गढ़वाल रूलर थे, इन दोनों रूलर के हार की वजह से ही इंडिया में टर्किश रूल का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। ठीक है, तो यही 2 रीजन थे। अब देखो, आपको मैं दिखाती हूँ गढ़वाल रूलर्स किधर आते हैं। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे पहले चौहान्स को हराया, चौहान्स को हराने के बाद फर्दर कॉन्क्वेस्ट किया, और फिर ये जो गढ़वाल रूलर थे जयचंद्र, इनको हराया और इतना पूरा का पूरा जो एम्पायर था वो बना लिया था। घुरीद एम्पायर जिसको बोलते थे, वो इंडिया में स्टैब्लिश हो गया था। है मेरे पास, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घुरीद एम्पायर इनका हो गया था। सोलंकीज बचे थे, परमार्स बचे थे और साउथ इंडिया बची थी। बाकी नॉर्थ इंडिया का जो मेजर पोर्शन था वो किसके अंदर में आ गया था, घुरीद के अंदर में आ गया था। मेजर फेलियर क्यों हुआ हिंदू किंगडम्स का, पहले तो यूनिटी नहीं थी, लैक्ड ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा रीजन था। राजपूत प्रिंसेस के बीच में कोई भी यूनिटी नहीं थी, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, बहुत सारे हिंदू स्टेट्स जो थे उनकी पावर डिक्लाइन हो गई थी, उनकी जो मिलिट्री मैथड्स थे वो आउटडेटेड थे। ठीक है, और जो मुस्लिम्स के कंपैरिजन में काफ़ी इन्फीरियर मेथड्स वो लोग यूज़ करते थे। इंडियंस अभी भी किस पे रिलाई करते थे, एलिफेंट्स पे रिलाई करते थे, जबकि मुस्लिम्स के पास क्विक मूविंग कैवलरी हुआ करती थी, हॉर्सेस वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, मुस्लिम सोल्जर्स जो थे उनका बेटर ऑर्गेनाइजेशन था, उनके लीडर्स बहुत ज़्यादा नया इमर्ज हो के आया था, तो लीडर्स काफ़ी अच्छे थे। रिलीजियस जील बहुत ज़्यादा थी, वो इस्लाम को हर जगह स्प्रेड करना चाहते थे, इस वजह से वो कॉन्क्वेस्ट करते थे। तो रिलीजियस जील जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, ग्रीड ज़्यादा
ज़्यादा थी, ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया की, मतलब इंडिया की सारी वेल्थ को वो प्लंडर करना चाहते थे, तो वो ज़ील उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती थी। लेकिन हिंदूज़ के साथ तो क्या हो रहा था, फाइटिंग हो रही थी। पर्टिकुलर क्लास पे हमारी इंडिया में क्लास बहुत ज़्यादा थी, कास्ट, पर्टिकुलर क्लास के लोग ही सिर्फ वॉर लड़ने के लिए जा सकते थे। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर उसमें वॉर टैक्टिक्स है तो वो लड़ने जा सकते हैं, अगर वो क्षत्रिय है तो ही वो वॉर लड़ने जा सकते हैं, कोई शूद्र है तो उसको हम वॉर लड़ने नहीं ले जाएंगे। पर्टिकुलर क्लास जो क्षत्रिय थी बस उन्हीं तक पूरी हमारी वॉर फाइटिंग का जो स्पिरिट था वहीं तक ही था। सारे जो हिंदूज थे वो डिफेंस कर रहे थे, जैसे वॉर लड़ ही नहीं रहे थे, वो बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन में थे, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो क्या क्या था, एक तो यूनिटी नहीं थी, दूसरा म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे, उनके जो मिलिट्री मेथड्स थे वो आउटडेटेड थे, फिर मुस्लिम्स के पास क्विक मूविंग कैवलरी हुआ करती थी, और उनकी रिलीजियस ज़ील बहुत ज़्यादा थी और ग्रीड भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और हिंदुओं के पास सिर्फ पर्टिकुलर क्लास थी जिसके लिए वो फाइट किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, हमने देख लिया। पहले हमने देखा कि कैसे राजपूत किंगडम्स नॉर्थ इंडिया में आए, तो गुर्जर प्रतिहारा गुजरात में आए, चौहान्स आए, ठीक है, और फिर परमार्स आए, ये 3 राजपूत किंगडम हुआ करती थी। अरब कॉन्क्वेस्ट होने स्टार्ट हुए, पहला जो अरब कॉन्क्वेस्ट हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, वो 712 AD में किया था, जो सिंध तक सीमित था। उसके बाद महमूद ऑफ गजनी आए, सारा का सारा जो अब्बासिड कैलिफेट था वो डिक्लाइन हो गया, तो सारे टर्किश गवर्नर इंडिपेंडेंट हो गए, और पहला जो उन्होंने अपना बनाया वो महमूद ऑफ गजनी ने बनाया एम्पायर। फिर वहाँ से उन्होंने इंडिया को इन्वेड करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बहुत सारी प्लेसेस जो थी इंडिया की रिच प्लेसेस को सबको प्लंडर कर लिया था, और सबसे ज़्यादा किया था सोमनाथ को, ठीक है। फिर उसके बाद महमूद गौरी की डेथ हो गई थी 1027 AD में। उसके बाद आए मोहम्मद गौरी ने अपना इस्टेब्लिश किया गजनी में। उसके बाद उन्होंने इंडिया को इन्वेड करना स्टार्ट किया। इंडिया में उन्होंने चौहान को डिफीट किया 1191, 1192, 1193, ये 3 वॉर हुए थे। पहला बैटल ऑफ तराइन जिसमें पृथ्वीराज चौहान की डिफीट हो गई थी, नहीं सॉरी, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, 1192 में पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो गए थे। फिर ये हुई थी बैटल ऑफ चंदावर जिसमें गढ़वाल रूलर जो थे जयचंद्र, उनकी भी डिफीट हो गई थी। तो इन दोनों डिफीट के होने के वजह से जो टर्किश एम्पायर था वो इंडिया में स्टैब्लिश हो गया था। अब इनके डिफीट के क्या क्या रीजन थे, तो हिंदू किंगडम्स में यूनिटी नहीं थी, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे, मिलिट्री जो स्किल्स थी वो आउटडेटेड थी, ये सारे रीजन थे, ठीक है। तो ये अर्ली मिडिवल इंडिया में जो जो कंडीशंस उस टाइम पे बनी थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।